आज का क्लास यहाँ पर जो होगा हमारा टॉपिक होगा, आज एक तो हमें क्लाउडनरी पढ़ना है, ठीक है। क्लाउडनरी के बारे में हम बात करेंगे एंड क्लाउडनरी के साथ साथ हमारा जो होगा वो सर्विस मॉडल के ऊपर हम CRUD ऑपरेशंस करेंगे। दैट मीन्स हम एक सर्विस को क्रिएट करेंगे, उस सर्विस को रीड करेंगे, सर्विस को अपडेट और सर्विस को डिलीट, ठीक है। तो ये 4 काम हमें सर्विस मॉडल पे करने हैं। ओके तो चलो देखते हैं। आज सबसे पहले हम क्लाउडनरी के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपको इस तरह से बता दूं कि यूज़र मॉडल के अंदर ये जो यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड है, ठीक है, ये तो रजिस्टर होने के टाइम पे ही हो जाता है ना। लेकिन अब जो है प्रोफाइल पिक URL, ये आप बाद में इसको अपडेट करोगे, यानी कि जब एक यूज़र अकाउंट बन के आएगा तो वहाँ पर होगा अपडेट प्रोफाइल। तो अपडेट प्रोफाइल आप जैसे ही करोगे तो वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक डाल सकते हो। अब देखो सर्विस मॉडल में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी सर्विस जब कोई बंदा क्रिएट करेगा, सर्विस का एक टाइटल होगा, ठीक है। ऑब्वियसली सर्विस के रिलेटेड भी तो कोई फोटो हो सकता है ना, जैसे कि OLX पर जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो वहाँ पर भी फोटो होते हैं ना, कि मतलब वहाँ पर दिखाते हैं बंदा काम कर रहा है, कुछ ऐसा ही दिखाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा मतलब वो अच्छा लगता है कि जब फोटोग्राफ होती है ना, जब मल्टीपल फोटोग्राफ्स होती हैं, जैसे कि अगर आप कोई काम कराना चाहते हो एंड कोई बंदा है वो आपको अपना काम दिखा रहा है कि देखो मैंने कैसा कैसा काम किया, तो उसके लिए आपको फ़ोटोज़ लेनी पड़ेंगी ना उसको। तो हम यहाँ पर सर्विस कॉस्ट के बाद हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे पिक URLs। क्या लिखेंगे? पिक URLs। तो देखो ये हमने मतलब ये हम भूल ही गए थे, तो इस तरह से हमने इसमें एक और चीज़ जोड़ दी आज कि चलो सर्विस जो है, सर्विस के टाइम पे भी हो सकता है कि दैट जो सर्विस आप क्रिएट करो उसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, पिक URLs हो सकते हैं। अब मैं क्यों लिखता हूँ पिक URL, मैं क्यों नहीं डायरेक्टली पिक ही लिखता हूँ? देखो रीज़न क्या है, जो आपकी जो MongoDB होती है ना, MongoDB के एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 400 KB तक ही मतलब सेव रख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना मंगूज मॉडल, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना जो आप सेव करते हो वहाँ पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट, वो 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी एक लिमिट है। तो मान लो अगर आप इमेजेस इसमें अपलोड करोगे तो वो तो MongoDB में नहीं जा सकती, वो कहाँ पर जाएंगी? वो जाएंगी क्लाउडनरी में। तो आप में से किसने इससे पहले क्लाउडनरी यूज़ किया है? आपने किया होगा, नासिर आपने यूज़ किया है, इसने क्लाउडनरी यूज़ किया हुआ है, तो ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम ही हम रखेंगे क्लाउडनरी। क्या नाम रखेंगे? क्लाउडनरी। तो इस यूटिलिटी मतलब ये मैंने क्यों बनाई यूटिलिटी फंक्शन, इसको आप देख लो। देखो जब आप यहाँ पर एक यूटिलिटी फंक्शन बनाओगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, बाद में जब भी हमको अपलोड करनी होगी ना कोई इमेज, हम उस यूटिलिटी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जैसे हमने इससे पहले यूज़ किया होगा ना क्लाउडनरी कहीं पर भी, तो हम उससे थोड़ा हट के करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सो दैट आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। अब देखो जैसे मैसेज हैंडलर मैंने क्रिएट किया है। अब ये मैसेज हैंडलर क्या है? एक फंक्शन है, इट इज टेकिंग रेस्ट स्टेटस मैसेज पेलोड एज अ पैरामीटर्स एंड रिटर्न क्या करता है? रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस डॉट जेसन और मैसेज और पेलोड। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमें एक मान लो मैसेज सेंड करनी होती है, किसको? फ्रंट एंड को, जब हमें रेस्पॉन्स में भेजना होता है कुछ, हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं मैसेज हैंडलर, और ये 4 पैरामीटर उसमें डाल के अपना काम निकाल लेते हैं। हमें ये नहीं लिखना पड़ता रेस्ट डॉट स्टेटस, ऐसे नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, ये हमारे लिए इस तरह से लिखना आसान होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्लाउडनरी को भी ऐसा ही बनाएंगे जैसे नोड मेलर के साथ मैंने किया। देखो नोड मेलर की जितनी भी जो फंक्शनैलिटीज़ थी वो मैंने कहाँ पर बनाई? यहाँ पर। बाद में जब हमें मेल सेंड करना हो तो हम क्या करते हैं? सिर्फ ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल कर देना, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। बाकी ट्रांसपोर्टर की जो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमने पहले ही यहाँ पे लगा दी हैं। अब देखो आप इसी तरह से आप क्लाउडनरी का भी इस्तेमाल करोगे, लेकिन सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कहाँ? हमें क्लाउडनरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लाउडनरी को कुछ भी नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स जो है ना वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और वही पिक्चर्स आप बाद में फिर यूज़ कर सकते हो अपने इसमें क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट में। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम करेंगे लॉग इन विद गूगल, पहले से ही मेरा अकाउंट है वहाँ पर। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है। और आप क्लाउडनरी को सीखो कैसे यूज़ करना है, तो बाद में हमें इससे काम आसान हो जाएगा आगे। इसमें आपको लगभग 25 क्रेडिट शायद फ्री में मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें शायद 1 क्रेडिट 1 GB के बराबर होता है, तो दैट्स इक्वल टू लाइक 25 GB ऑफ द फ्री स्पेस। तो 25 GB फ्री स्पेस आपको कहाँ से मिलेगी? क्लाउडनरी से। आप इसमें वीडियोज़ कोई भी फाइल जैसे PDF भी अगर होगा वो भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आया समझ? तो यहाँ पर आपको बाज़ाब्ता अपनी मीडिया लाइब्रेरी जो भी आपने मतलब इसमें फ़ोटोज़ आज से पहले चढ़ाए थे,
ओके, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। इन केस अगर आपको आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 25 GB से ज़्यादा चाहिए, 25 GB से ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पर इनको पेमेंट करके आप इसके मतलब और भी सब्सक्रिप्शन लेके आप फिर हज़ारों GB इनसे ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने क्लाउडनरी के साथ कनेक्ट होना है, तो उसके लिए हम API कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक API की जनरेट की है बैक इन द 2022, है ना, तो मैं इन्हीं API कीज़ का आज तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये API कीज़ क्या होती हैं? देखो आपने क्लाउडनरी के साथ कनेक्ट होना है ना, लेकिन आप कनेक्ट कहाँ से होंगे? कोडिंग से, Node.js से। तो आपने Node.js मतलब जो आपका Node.js सर्वर है वहाँ से आपको कनेक्ट होना है किसके साथ? क्लाउडनरी के साथ। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनी बनाई एक ये होती है, यहाँ पर देखो ये वहीं पे समझाएगा आपको, सिखाएगा आपको कि क्या करना है। ये बोलता है कि आप करो npm i क्लाउडनरी। पहली चीज़ तो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो ठीक है हम आते हैं अपने कोड में वापस और यहाँ पर इस लाइन को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया npm i क्लाउडनरी, तो क्लाउडनरी इंस्टॉल हो जाएगा तब तक। फिर ये हमें दिखाता है कि देखो आप क्लाउडनरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है v2, आप उसको जो है इंपोर्ट करो। हालांकि इसने ये किस फॉर्मेट में लिखा है? ES6 फॉर्मेट में इसने लिखा है ना, import v2 as क्लाउडनरी फ्रॉम क्लाउडनरी। तो ये कैसे हो गया? ये हो गया वो ES6 वाला। लेकिन हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं constant क्लाउडनरी इज इक्वल टू require क्लाउडनरी, क्योंकि हमने अभी बैकएंड में पुराने ही मेथड से लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो बाद में ये बोलता है कि देखो ये cloudnary.config है, तो ये कॉन्फ़िग आपको चाहिए, ठीक है। दिस कॉन्फ़िग फाइल जो है ये आपको चाहिए। देखो इसमें क्या है ना कि आप डायरेक्टली रिएक्ट से कर सकते हो, डायरेक्टली Next.js से कर सकते हो, पाइथन से कर सकते हो, और ऑल SDKs। इट मीन्स जो क्लाउडनरी प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप इसको एक बार सीखते हो तो लगभग हर किसी SDK के लिए ये सपोर्ट करता है, यानी कि हर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया ऑल SDKs, तो आप देख सकते हो कि जावा, रूबी ऑन रेल्स, .NET, गो, सबके साथ ये कॉम्पिटेबल है। कौन? क्लाउडनरी, ठीक है। लेकिन हमें फिलहाल किसके साथ काम है? Node.js के साथ। तो हमारा बिकॉज हम अपना बैकएंड किस में बनाते हैं? Node.js में ही, तो हम Node.js पे ही लिखेंगे, ओके। अब हमें ये वाली फाइल जो ना कॉन्फ़िगरेशन वाली, ये जो 3 लाइन्स है यहाँ पर, इनको मैं कॉपी करता हूँ, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? क्लाउडनरी में, यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट, ओके, क्लाउडनरी, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वायर क्लाउडनरी, ओके। तो क्लाउडनरी मैंने ले लिया। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डॉट, देखो यहाँ पर अगर लिखोगे डॉट, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो अपलोड स्ट्रीम और दूसरा है v2। अभी v2 क्या है? v2 कुछ नहीं है भाई, इसका सेकंड वर्जन है। क्लाउडनरी में पहले जो बहुत टाइम पहले क्लाउडनरी का वर्जन 1 हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो मार्केट में अभी हम यूज़ करने वाले, जिसके साथ अभी आप वहाँ से कनेक्टेड हो, वो कौन सा वर्जन है? v2। तो मैंने इसको बोला कि देखो क्लाउडनरी से कौन सा लेके आना? v2, यानी कि वर्जन 2 लेके आना। तो .v2 मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसके बाद आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले हम वो कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना वो मैं यहाँ पर लाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्लाउडनरी, अगर आप यहाँ पर लिखोगे क्लाउडनरी डॉट, तो अगर आप ऐसे लिखोगे सी तो यहाँ से खुद से आ रहा है कॉन्फ़िग, है ना। तो क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग को कॉल किया, उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट डालनी है। क्या डालनी है? ऐसे क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग को कॉल किया, उसके अंदर पहला पैरामीटर क्या जाता है? एक ऑब्जेक्ट, उसमें होता है क्लाउड नेम। तो दिस DBO0XMDB7 ये मेरा क्लाउड है, ठीक है। ये मेरा जो वहाँ पर मैंने गूगल से बनाया ना अपना, ये वो वाला है। तो पहली चीज़ क्या होगी? क्लाउड नेम, दूसरी चीज़ होगी API की, और दूसरा होता है API सीक्रेट। नाउ यहाँ पर देखो API सीक्रेट नहीं है, ओके, ऑब्वियस सी बात है। मैंने इसको यहाँ से किया था ना कॉपी, तो यहाँ पर मेरे पास API सीक्रेट नहीं है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जब करते हैं ना विव APIs की, आप देखो API सीक्रेट आपको यहाँ पर ऐसे कॉपी करना है, ठीक है। तो आपको API सीक्रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने इन कोड्स के बीच में क्या डालना है? ये सीक्रेट, ओके। तो मैं ये कमेंट आउट वाली लाइन निकाल देता हूँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, और ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिलहाल कुछ ऐसा हो गया, क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग, क्लाउड नेम, API की, API सीक्रेट। देखो ये 3 चीज़ करने के बाद आपका क्लाउडनरी आप डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हो। किससे? क्लाउडनरी से। अब आप क्लाउडनरी पे अपलोड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको एक फंक्शन बनाते हैं और हम देखते हैं कि होता कैसे है, मतलब इस पर आप अपलोड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए एक अपलोड नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया। फिलहाल हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। क्लाउडनरी, ठीक है, डॉट, ठीक है, क्लाउडनरी डॉट अपलोडर,
क्लाउडनेरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है, अपलोडर। उसमें एक मेथड है अपलोड, क्या है, उसमें एक मेथड है अपलोड। आप चाहो तो इस अपलोड मेथड के बारे में पढ़ भी सकते हो, तो आप यहाँ पर इसको अपलोड मेथड को कॉल करोगे। तो यानी कि जब भी हमें कोई चीज़ अपलोड करनी होगी तो हमें क्या करना होता है, इस क्लाउडनेरी के ऊपर, जिसके ऊपर आपने पहले से ही कॉन्फ़िगरेशंस को सेट किया हुआ है, इसके अंदर एक अपलोडर नाम की एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डॉट अपलोड, तो क्लाउडनेरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड। अब जो पहली चीज़ देखो, जैसे ही मैंने अपलोड को कॉल किया तो इसने मुझे वहीं से दिया कि दैट फाइल एंड स्ट्रिंग, यानी कि पहले आप पाथ दे दो, क्या दे दो, पाथ, आप फाइल का पाथ बताओ। और दूसरी चीज़ क्या होती है फिर, दूसरी चीज़ होते हैं फिर ऑप्शंस। ठीक है, देखो वो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शंस पास करो। ऑप्शंस में क्या क्या पास कर सकते हो आप, लाइक मैं इस फाइल को क्लाउडनेरी में कहाँ पे सेव रखना चाहता हूँ, तो आप ऑप्शंस में लिख सकते हो लाइक फोल्डर नेम, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो फोल्डर, और फोल्डर का नाम आपने रखा लाइक ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका नाम हमने रखा था ना रोबोलॉक्स, तो आपने ऐसे लिखा रोबोलॉक्स, ठीक है, और रोबोलॉक्स को आपने ऐसे डबल कोट्स में रखा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपलोड मेथड यूज़ करोगे तो वो हो जाएगा क्लाउडनेरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, बाद में इसको पाथ देना है, और वो फोल्डर किस में सेव हो जाएगा, रोबोलॉक्स में। यानी कि वो क्लाउडनेरी में एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम रोबोलॉक्स होगा, वहाँ पर आपकी इमेजेस सेव होंगी। तो मान लो अगर मैं अभी देखता हूँ क्या वहाँ पर अभी कुछ है, मतलब लाइक क्या मेरे क्लाउडनेरी में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड ये API कीज मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी यूज़ की हैं, तो वो जब अपलोड करते हैं तो वो सारी चीज़ें अपलोड कहाँ से होती हैं, यहाँ से। लाइक राइट नाउ आई एम हैविंग 1419 एसेट्स, और देखो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली से प्रैक्टिस जब करते हैं ना, तो कंटिन्यूसली से यहाँ पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, देयर आर लाइक 400+ इमेजेस हैं यहाँ पर जो यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं इससे पहले, एंड ये सारी की सारी अपलोड्स किसके थ्रू हुई हैं, API के थ्रू। ठीक है, ये API के थ्रू हुई है, इसी क्लाउडनेरी डॉट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हुई है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम अब इस फंक्शन को थोड़ा सा बड़े अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, इस फंक्शन को बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा अपलोड। ठीक है, क्या नाम होगा, अपलोड। या एक काम करते हैं, एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, मैं इसमें एक फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, तो कांस्टेंट अपलोड एक फंक्शन है, कौन सी वाली फंक्शन, एक सिंपल सी ट्राई कैच ब्लॉक हमने लिखा। ठीक है, और ये फंक्शन जो है ना, ये एक पैरामीटर लेगी, उसका नाम क्या होगा, इमेज पाथ। ठीक है, इमेज पाथ ये जो है ना एक पैरामीटर के तौर पर लिखेगी, और इस फंक्शन को करना क्या है, ट्राई कैच। हम इसमें ट्राई और कैच का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई कैच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हाँ एक काम करते हैं, इस फंक्शन को एसिंक्रोनस भी बना देते हैं। ठीक है, अब ये अपलोड फंक्शन क्या करेगा, पहली चीज़ ये करेगा कांस्टेंट। ठीक है, अपलोड, यहाँ पर आप याद रख लेना कुछ और भी आप नाम रखोगे, कांस्टेंट अप इज इक्वल टू अवेट। अवेट लगाना ज़रूरी है बिकॉज इट रिटर्न्स प्रॉमिस। ठीक है, तो किस पर आप करोगे, क्लाउडनेरी डॉट क्या होता है उसमें, अपलोडर। सही, अपलोडर के बाद अपलोड। ओके, उसमें मेथड है अपलोड, और उसमें आपको क्या चाहिए, पहली चीज़ आपको चाहिए इमेज पाथ। तो ठीक है, इमेज पाथ। अब इमेज पाथ में इस फंक्शन, इस अपलोड फंक्शन का इमेज पाथ में क्या ले रहा हूँ, एज ए पैरामीटर। ठीक है, और बाद में आप इसमें एक, बिकॉज यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी जितनी भी मैं अपलोड्स करूँ वो किसी एक फोल्डर में चली जाए, तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ फोल्डर। फोल्डर कौन सा होगा मेरा, मैं इसका नाम रखता हूँ रोबोलॉक्स। ठीक है, कोई भी रख लो। ठीक है, ओके, तो सही हो गया ना। तो मैंने किया कांस्टेंट अप इज इक्वल टू अवेट क्लाउडनेरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड इमेज पाथ दिस। देखो अगर अप हो जाए, अगर आप हो गया तो क्या कर लेना, वो कुछ रिस्पॉन्स में भेज देना। तो ठीक है, मैं यहाँ पर मैसेज हैंडलर को कॉल करता हूँ। ठीक है, मैंने मैसेज हैंडलर को कॉल किया। मैसेज हैंडलर में पहली चीज़ क्या जाती है, पहली चीज़ उसमें जाती है रेस। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपको कि इसको रेस कहाँ से आएगा, बिकॉज आप देखो अपलोड फंक्शन में कोई भी चीज़ रेस जैसी नहीं है, मत ये आपको एरर देगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो रेस कॉमा आपने स्टेटस कोड भेजना है, अगर आप हो गया तो स्टेटस कोड विल बी 200 है ना, और आप मैसेज क्या लिखोगे, मैसेज होगा अपलोड सक्सेसफुल। क्या लिखोगे आप, अपलोड सक्सेसफुल। सही है ना, तो सही है। पेलोड में कुछ नहीं, अगर आप चाहो भी पेलोड सेंड करना, आप पेलोड सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो पेलोड क्या सेंड भी कर सकते हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक अपलोड वाली मतलब ये लगा दी। तो कांस्टेंट अप इज दिस, इफ अप देन मैसेज हैंडलर। और एरर में क्या करोगे आप, बस एरर में कुछ नहीं करना, आप करना console.log एरर। बाद में हम प्रॉपर एरर हैंडलिंग में देखते हैं कि अगर हमें और भी कुछ इसमें
देखना होगा। तो फिलहाल हम इसको मतलब देखते हैं कि ये कैसा चलेगा हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया मैंने। अब देखो कॉन्स्टेंट अपलोड इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है जो सिर्फ इमेज पाथ पैरामीटर लेगी। ओके, नाउ हम यहाँ पर कर देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, मैंने इस फंक्शन को, इस अपलोड फंक्शन को क्या करना है, मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। इट मीन्स मैं इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक सिस्टम बनाया, क्लाउडनेरी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहीं पे है। और हाँ, इन कॉन्फ़िगरेशंस में जो क्लाउड नेम है, एपीआई की है, एपीआई सीक्रेट है, मोस्ट प्रोबेबली इनको आप कहाँ पे रखोगे, इनको आप .env में रखोगे, ठीक है। इस तरह से रखना नॉट फीजिबल। मैंने आपको इससे पहले बताया ना कि .env करके हम ऐसे करते हैं। तो env में ही आप ये 3 चीज़ें रखोगे। पता है क्यों? क्योंकि env में रहेगा तो सिक्योर रहेगा, वरना कोई भी आपके क्लाउडनेरी के इन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ कर सकता है। आपके एपीआई की, एपीआई सीक्रेट नहीं चलता है, मे बी प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन मेरे तो उसके बगैर ही चलता है कभी कभी, ठीक है। चलो, इसमें ENV में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपने ENV में क्या क्या रखना है अभी, तो क्लाउड नेम, API की और API सीक्रेट। तो कैसे करेंगे ये काम भी हम करके रखते हैं, क्योंकि ये हम बाद पर नहीं रखते। तो क्लाउड नेम, ठीक है, क्लाउड नेम, तो क्लाउड नेम जो है वो मैं यहीं से लेकर आता हूँ। तो क्लाउड नेम इज दिस, इसको पूरा डबल कोट्स उठा कर ही लिखो आप, क्लाउड नेम ऐसे, तो ENV में डाल दिया क्लाउड नेम, सही है ना। और बाद में दूसरी चीज़ क्या होगी, API की, है ना, API की। तो ठीक है, API की कहाँ से लाओगे, API की यहाँ से लानी पड़ेगी API की। तो ठीक है, यहाँ पर API की, तो इसको भी निकाल दिया यहाँ से, API की, ठीक है, API की। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, API सीक्रेट, ठीक है, API सीक्रेट इज इक्वल टू, ओके, तो वहाँ से API सीक्रेट भी लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से API सीक्रेट भी हमने कॉपी कर लिया, सही है ना। ठीक है, ये 3 चीज़ें आ गई। अब देखो हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, क्या लिखेंगे, प्रोसेस डॉट env, देखो प्रोसेस डॉट env वहाँ पर एक मेथड है, और उसमें हम लिखेंगे क्लाउड नेम, ठीक है। और ये हमें बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमने वहाँ पर रखा है। तो क्लाउड, ठीक है, नेम ऐसे लिखा था ना हमने, क्लाउड नेम, चेक करो, देखो क्लाउड नेम ऐसे लिखा था। और इसमें क्या लिखेंगे आप, प्रोसेस, ठीक है, डॉट env, देखो env यहाँ पर एक है, तो डॉट फिर API की। तो मैंने नाम बिल्कुल ऐसे रखे, लेकिन कैपिटल में रखे मैंने, API की, तो सही है ना। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आप लिखोगे प्रोसेस डॉट, ठीक है, env, प्रोसेस डॉट env डॉट API सीक्रेट, सही है ना। तो ठीक है, ये मतलब हो गया। देखो अब हमारे कोड में ये चीज़ें दिखेंगी नहीं। हाँ, इंपोर्ट भी करना है, तो वो एक लाइन है सिंपल सी, क्या लाइन है वो, ये ऐसे रिक्वायर डॉट env, तो env को आपने इंपोर्ट भी करना है यहाँ पर, तो आपने ऐसे किया, तो कोई मसला नहीं है, लिखा हुआ पहले से, कोड स्निपेट पहले से लिखा हुआ होना चाहिए। अगर पहले से लिख के हैं तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं है ना कि वहाँ से लाया यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो cloudnary.config ये हो गया। अब लगभग मैंने एक अपलोड वाली फंक्शन बना ली। अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो यूज़ करने के लिए मुझे इसमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पर भी। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम कंट्रोलर्स में जाएंगे और हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे सर्विस कंट्रोलर। क्या नाम रखेंगे, सर्विस कंट्रोलर्स, ठीक है। तो सर्विस कंट्रोलर्स डॉट JS, तो सारे के सारे कंट्रोलर्स यहाँ पर आप बनाओगे, ठीक है। तो ये सर्विस के रिलेटेड होंगे, यानी कि सर्विस को क्रिएट करने के लिए। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस यूज़र मॉडल को बंद, इस ऑर्डर मॉडल को भी बंद, पेमेंट मॉडल को भी बंद, और ENV भी मुझे बंद। तो ये जो सर्विस कंट्रोलर है, इसमें आप चेक करो, मैं इस सर्विस मॉडल को इधर लेके आता हूँ। आप नज़र रखें, सर्विस कंट्रोलर में कोई भी सर्विस क्रिएट करने के लिए यू नीड अ सर्विस टाइटल, सर्विस प्रोवाइडर को तो आप छोड़े साइड में, सर्विस कॉस्ट, पिक URLs, इज एक्टिव, डिस्काउंट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, रीजन, और ये सब चीज़ें आपको चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो आपको मतलब चाहिए। रिव्यूज़ तो बाद में आएंगी, कैटेगरी, रीजन, ये तो सब कुछ वही देगा ना कि जो जिसने सर्विस असल में क्रिएट की हो। तो ठीक है, कांस्टेंट हम यहाँ पर एक बनाएंगे, एक पहले कांस्टेंट क्रिएट सर्विस, क्या बनाएंगे,
और इसी में आपको फिर वो क्लाउडनेरी वाला अपलोडर भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बी एन एसिंक्रोनस फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स बिकॉज इट्स अ सर्वर फंक्शन, तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स विच इम्प्लाइज टू करली ब्रेसेस। और इसमें आप क्या करोगे, इसमें होगा हमारा ट्राई कैच, है ना। और कैच पे मैं लिख लेता हूँ console.log क्या एरर, ठीक है ना, console.log एरर, सो दैट मैं अपनी हैंडलिंग कर सकूँ इसमें। और दूसरी मैं मैसेज हैंडलर लगा दूंगा, ठीक है। मैसेज हैंडलर में आप वो सारी चीज़ें जो है ना सेंड कर दो। तो मैसेज हैंडलर में पहली चीज़ क्या है, रेस, और इसके बाद हम सेंड कर देते हैं 500, और इसमें जो ये 500 का मतलब होता है इट इज़ सर्वर एरर, ठीक है ना। तो ये फिलहाल हो गया। देखो ये आपका स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट होना चाहिए लगभग हर किसी के लिए। आई एम यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, लेकिन अगर आप वो भी यूज़ करना चाहते हो ना डॉट देन वो भी हो जाएगा, लेकिन वो उसको फिर कल को हैंडल करना आप ही के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। देखो कॉन्स्टेंट, पहले तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या क्या लेना है ये हमें सर्विस मॉडल से पता चलेगा। यू हैव टू सर्विस टाइटल, ये आपको चाहिए, सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट, इज एक्टिव। वैसे इज एक्टिव तो हम बाद में देख लेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो ना मतलब एक सर्विस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी ही ज़रूरी हो। टाइटल तो ज़रूरी है, कॉस्ट भी ज़रूरी है, डिस्काउंट ज़रूरी है, ठीक है, ओके, टाइम ऑफ कंप्लीशन ज़रूरी है, रीजन ज़रूरी है, कैटेगरी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये ऐसे हम कर देते हैं, इसमें एक और मैंने बनाया तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे अच्छा रहेगा। तो कांस्टेंट सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सर्विस टाइटल, ठीक है, सर्विस टाइटल। इसको समझ लो, बाद में मैं इनको ऐसे ही बनाऊंगा विदाउट मतलब क्लास में नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि जहाँ पर आप मुझे लगेगा ना कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लॉजिक है एंड ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो वही कंट्रोलर्स मैं कहाँ पे बनाऊंगा, आपके सामने क्लास में। मोस्ट ऑफ दी ये जो मैं फिर खुद ही बना लूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोलर्स बनाने हैं, बहुत APIs हमें बनानी है। आपको बेसिक तो नॉलेज इसकी है ही कि दैट हम करते क्या है। हम यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट करेंगे, उसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करेंगे और उसका एक राउट बनाएंगे किसमें, index.js में। यही तो हमारा काम है ना। और क्रिएट सर्विस करने के टाइम पे हो सकता है आपको अपलोड भी करनी पड़े इमेज, ठीक है। तो वो जो है ना उसके लिए हमने एक यूटिलिटी फंक्शन बनाई, उसका नाम क्या है, cloudinary.js। अगर आपको मेल सेंड करना पड़े तो उसके लिए हमने एक यूटिलिटी फंक्शन बनाई है nodemailer.js, और इसी तरह से cloudinary, इसी तरह से मैसेज हैंडलर भी हमने बनाया क्योंकि ये भी हमें हैंडी होता है ना। कहीं पर भी आपको कुछ मैसेज भेजनी होती है तो आप मैसेज हैंडलर को कॉल करते हो, ठीक है। फिलहाल हमें सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट, ठीक है, चलो सर्विस कॉस्ट, और क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए मान लो, और यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है, चलो डिस्काउंट भी हम यूज़र से ही लेंगे, तो चलो डिस्काउंट, हाँ यूज़र ही तो डिस्काउंट देगा, जिसकी सर्विस होगी वही तो बताएगा ना, है ना। आप ही तो बताओगे ना कि आपकी सर्विस का कॉस्ट कितना है और आप अपनी सर्विस पर डिस्काउंट कितना दोगे, ठीक है, आया समझ। तो रीजन, और रीजन के बाद हम कैटेगरी भी वो खुद से ही बताएगा, ठीक है, कैटेगरी भी वो खुद से ही बताएगा। तो सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट, डिस्काउंट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, रीजन, कैटेगरी, ये आपने बता दी, ठीक है। तो ये कहाँ से आपने ले ली, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। यहाँ पर हम रिव्यू, क्रिएटेड ऑन तो खुद हो जाएगा, अपडेटेड ऑन खुद हो जाएगा, रिव्यू उसको बाकी यूजर्स देंगे, यानी कि उसकी सर्विस के लिए रिव्यूज कौन देंगे, बाकी यूजर्स, तो ये तो यूजर नहीं लेगा, ठीक है। और पिक यूआरएल्स जो है ना, पिक यूआरएल्स उसको बाद में मिलेंगे, कब, जब वो इमेजेस अपलोड करेगा। पहले जब वो सर्विस क्रिएट करेगा, सर्विस क्रिएट करने के बाद हम उसको एक और फंक्शन वहां पर देंगे कि आप तुम अपनी सर्विस के लिए क्या करो, अपलोड पिक्स अपलोड करो। तो वो 4-5 पिक्स जब अपलोड करेगा तो उसके यूआरएल्स फिर आप इसमें सेव कर दोगे। तो फिलहाल सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट और ये सब कुछ जो है ना ये इसमें आ गया, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसको फिलहाल मैं रख लेता हूँ इधर चोरी, ठीक है, इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट। चलो देखो सर्विस टाइटल वाइटल ये सब कुछ आ गया, ठीक है ना। अब वैलिडेशन होनी चाहिए। अगर सर्विस टाइटल ये नहीं है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो वो जो है ना वो तुम बोल देना उस वक्त की मैसेज हैंडलर चला देना, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे ऐसे कि अगर ऐसे लिखेंगे इफ़, ओके, बाद में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए उसमें, तो मैं इन्हीं को कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा रीफैक्टर करना पड़ेगा। आपको ऐसे लिखना है कि अगर सर्विस टाइटल एम्प्टी है, अगर सर्विस टाइटल एम्प्टी, और इसी फॉर्मेट में लिखना है। देखो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी ज़रूरत पड़ेगा, मैं पता है कैसे, देखो चैट जीपीटी
हाँ तो अगर सर्विस टाइटल नहीं है, मैं बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों लिखा। ठीक है, देखो अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है, ये हमारे यहां पर नॉट का काम कर रही है अभी। ठीक है, उल्टा मतलब, ठीक है, उल्टा आया समझ। तो मैं इसको लिख रहा हूं कि देखो अगर ये एम्प्टी है तो क्या कर लेना। अगर एम्प्टी है तो हमें पता है कि उसको मैसेज हैंडलर में बोलना है कि हमें सारी डिटेल्स चाहिए। तो ये नॉट की फंक्शन हो गई ना, ये नॉट के रिलेटेड है, तो पहले नॉट ही करना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले गलती को ही बताना चाहिए कि हाँ तुम ये गलती कर रहे हो। तो पहले हम नॉट को ही कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप देखना उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। हाय, अगर मैंने बनाया होता तो मैं आप ही के हिसाब से बनाता इसको। ठीक है, मुझे आया समझ, आप बोल रहे हो कि एक साथ में। ठीक है, आप लिखते सब कुछ, अगर सर्विस टाइटल एंड सर्विस कॉस्ट एंड डिस्काउंट एंड, अगर इनमें से कोई भी जो एम्प्टी हुआ तो वो जो है ना उससे ज़्यादा अच्छा यही चलता है। ठीक है, आपको मेथड, मैंने वो मेथड्स ट्राई किए हुए हैं तो उनमें मुझे दिखा है कि दैट वो फिर कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते। तो ठीक है, मैंने क्या लिखा कि अगर सर्विस टाइटल अगर और सर्विस कॉस्ट और अगर इनमें से कोई भी एम्प्टी हुआ तो तुम क्या करोगे, तुम चुपचाप से एक मैसेज हैंडलर चला लेना। ठीक है, एक मैसेज हैंडलर चला लेना, मैसेज हैंडलर को कॉल करो रेस। ठीक है, और बाद में क्या करना, बाद में उसमें भेज देना 400 बिकॉज इट्स अ बैड रिक्वेस्ट, और मैसेज में लिख देना ऑल डिटेल्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑल डिटेल्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड। ठीक है ना, ये असल में उस एपीआई का रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, देखो यहां पर आपको लगता है कि एपीआई फुल है। देखो इसने क्या किया, मैंने पहले ही इस चीज़ को एड्रेस कर दिया कि अगर सर्विस टाइटल और सर्विस कॉस्ट अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो ये पहले ही हमने लिखा हुआ है। हाँ, रिटर्न भी करेंगे, उससे क्या होगा कि आगे कोड नहीं भागेगा। ठीक है, तो रिटर्न भी कर लेंगे। सही, अब हमें क्या करना है, देखो इन केस अगर आप ये है, मतलब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक नई सर्विस क्रिएट करनी है। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट न्यू सर्विस। क्या लिखेंगे, न्यू सर्विस। तो एक न्यू सर्विस है जो आप क्रिएट करोगे। अब ये किस बेसिस पे आप क्रिएट करोगे, हाँ ऑब्वियसली आपको लिखना है अवेट न्यू सर्विस। अब ये सर्विस देखो कहाँ से आएगा, ये मॉडल से आएगी। देखो सर्विस जो है ये हमारा डेटा स्कीमा है, डेटा स्कीमा मॉडल, यानी कि जो यहाँ से ओपन है। तो इस पर क्या करोगे, डेटा स्कीमा मॉडल को कॉल करोगे एंड ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दोगे। लेकिन ये मैंने पहले ही चेक किया था कि ये है कि नहीं, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर देखो कांस्टेंट न्यू सर्विस इज इक्वल टू हमने न्यू सर्विस में डाल दिया। ठीक है, तो ठीक है, एक नई सर्विस क्रिएट हो जाएगी। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा उसके बाद इफ अगर न्यू सर्विस हो गई, यानी कि अगर ये नई सर्विस जो है ना वो क्रिएट हो गई तो तुम बोलना एक सर्विस क्रिएट हो गया। ठीक है, सिंपल, कोई मतलब इसमें कोई ये नहीं था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत इजी था इसमें। तो हम एक रिटर्न कर लेंगे किसको, एक मैसेज हैंडलर को। ओके, मैसेज हैंडलर में हम क्या करेंगे, हम रेस 200। ओके, और एक मैसेज क्या लिखेंगे, क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और फिर चौथी चीज जो इसमें होगी ना वो पेलोड होती है ना। आपको पता होगा कि मैसेज हैंडलर का 4th पैरामीटर है वो पेलोड है। तो मैं लिखूंगा पेलोड, और पेलोड के बदले में मैं लिखूंगा ये जो सर्विस आपने क्रिएट की ना वो। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा सर्विस ही हम पेलोड में भेज देंगे टेस्टिंग के लिए फिलहाल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर भेज दिया। देखो पेलोड, वैसे भी इसको आप ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दो न्यू सर्विस, तो इसको पता चल जाएगा कि न्यू सर्विस ही क्या है, पेलोड है, क्योंकि आपको पता है कि 4th पैरामीटर इज पेलोड। तो ये चला जाएगा इसके अंदर। तो इफ न्यू सर्विस, यानी कि अगर ये हो गया तो बस तुम ये कर लेना। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप। हाँ देखो इसमें क्या है ना कि ये हम इसमें दो तरह से लिखते हैं। हम लिखते हैं ना सर्विस डॉट, ये जो हमने लिखा न्यू सर्विस, तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। लाइक जैसे कि आप लिख सकते हो सर्विस डॉट क्रिएट। तो जब आप क्रिएट लिखते हो ना, जब आप ऐसे करते हो सर्विस डॉट क्रिएट, तो हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि सर्विस डॉट क्रिएट खुद एक मतलब प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, तो अवेट भी इस पे काम करेगा। सर्विस डॉट क्रिएट जब हम करते हैं तो हमें सेव नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप वैसे करोगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था, तो फिर आपको इसको सेव भी करना होता है। हाँ, न्यू, बिकॉज ये जो है ना ये इस सर्विस की ही तो मतलब एक इंस्टेंस है ना। ये जो ये न्यू सर्विस है ये किसकी इंस्टेंस है,
ये सर्विस की इंस्टेंस है। सर्विस क्या है? सर्विस असल में एक मॉडल क्लास है जो कि आपने यहाँ पर बनाया हुआ है। किसकी? वो डिफरेंट था। वो एक्सियोस इंस्टेंस जो हमने क्रिएट की थी ना, वो उसमें एक्सियोस के अंदर ही एक इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम क्रिएट, अगर आप देखो, अगर आप ऐसे लिखोगे अवेट सर्विस डॉट क्रिएट, ये ऐसे भी चलेगा, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। अगर मैं इस पर न्यू लिखता हूँ तो असल में न्यू क्या होता है? न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है एक नई इंस्टेंस क्रिएट करो। किसकी? सर्विस की, ठीक है, सर्विस डॉट क्रिएट। तो इसमें कोई मतलब मसला नहीं है। आपको लगेगा कि शायद किसी कीवर्ड के आने से या जाने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इनके कुछ मीनिंग्स होते हैं, वो पता होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू प्रोसेस में आपको वो मीनिंग्स पूछेंगे। तो अवेट न्यू सर्विस डॉट क्रिएट, तो हमने एक नई सर्विस क्रिएट कर ली, और वो भी अवेट करके। इट मीन्स ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, ओके। अगर इसके बाद कोई और ऑपरेशन है तो वो भी मतलब बैकग्राउंड में चलता रहेगा, लेकिन इसके बाद कोई ऑपरेशन है ही नहीं। किसका? इंस्टेंस, बिकॉज आप एक नई सर्विस क्रिएट कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली वो जो नई सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं वो तो इसी का ही एक इंस्टेंस होगा ना। तो उसमें आप क्या क्या डाल रहे हो? सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट, डिस्काउंट, टाइम ऑफ कॉम्प्लीशन, रीजन एंड कैटेगरी, जो कहाँ से आ रहे हैं? जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक नई सर्विस क्रिएट कर दी। अब जैसे ही एक नई सर्विस क्रिएट हो गई तो आपने एक पेलोड भेज दिया, किसको? फ्रंट एंड को। और साथ ही में आप, अगर ये नहीं हुआ तो उसका भी लिख लोगे कि अगर नई सर्विस बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बन गई तो उस केस में आप उसको क्या लिखोगे कि ये जो है सम एरर। लेकिन वैसे भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वैसे भी मैसेज हैंडलर यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। तो हम इसको जो है ना इतना ही लिखते हैं। तो यानी कि इस तरह से एक नई सर्विस क्रिएट हो गई। अब चेक करें आप, नई सर्विस में अभी और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, लाइक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायल्स लेनी पड़ती है। आप कोई मेथड बनाते हो, मतलब एज सच मुझे को पता है कि इस मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी, लेकिन जब आप बनाओगे ना मेथड्स को, तो आपको पता है कि इंसान यूट्यूब ट्यूटोरियल से क्यों नहीं सीखता। आप देखोगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। पता है उनका क्या होता है? मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं। वो सिर्फ अपना बेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। उन्होंने वो ऐप पहले ही बना ली होती है, ठीक है। बाद में उनको यहाँ से स्क्रीन पर सारा कोड दिख रहा होता है, एंड वो ठप 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 करके कीबोर्ड पे लिख रहे होते हैं, एंड आपको लगता है कि मतलब ये तो कहीं पे रुकता ही नहीं है, इसको तो कहीं पे एरर ही नहीं आ रहा, ये कौन सा प्रोग्रामर है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप किसी भी उसमें से इसी जितने भी यूट्यूबर है ना, जितने ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, इनको बोलो कि तुम लाइव कोड करो हमारे सामने, इनको आएगा ही नहीं। मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम, हो सकता है कि कुछ कुछ होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा, इसमें स्पेंड किया होगा, उनको आएगा। लेकिन जब कोड आपको खुद करना पड़े ना, मतलब विदाउट सीइंग फ्रॉम एनीवन, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको पहले से वो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया हुआ होता है, तो ये पहले ही प्रोजेक्ट को शोकेस करते हैं कि देखो हमने क्या क्या बनाया, ठीक है। उसके बाद विदाउट एनी एरर्स स्टार्ट टू एंड ये लिखते जाते हैं, बिकॉज इन्होंने वो काम किया हुआ होता है। एंड ये आपको कभी नहीं दिखाएंगे एरर्स, लेकिन आपको पता है 90% अगर कोई बच्चा सीखेगा, वो सीखेगा एरर से। आपको एरर दिखाना है, एंड आपको दिखाना है कि आप एड्रेस कैसे करते हो एरर को, एंड आपने मेथड्स गलत लिखने हैं डेलिबरेटली, सो दैट हम क्या डेवलप कर सके। कोडर कौन होता है, डेवलपर कौन होता है? जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई IQ होता है, जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। अभी जब आप किसी का ट्यूटोरियल देखते हो, ये लगे जा रहा है, ये मतलब इसमें सब कुछ फैंसी हो रहा है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कहीं पे एरर ही नहीं है, तो आपको लगता है कि शायद ये मैं तो इसके जैसा कभी बन ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। इंसान को अपने ऊपर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही सुपीरियर है, मैं तो कभी इसके लेवल तक पहुंचूंगा ही नहीं। याद रखना, एरर ज़रूरी है। कोडिंग में इंसान उतना नहीं सीखता जितना मेथड चल गया ना, मेथड सक्सेसफुल, आप उससे नहीं सीखोगे, ठीक है। आप पता है कहाँ से आप सीखोगे? जब उसमें एरर होगा। जब उसमें एरर होगा आप कहाँ जाओगे? गूगल पे, आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने, आप जाओगे स्टैक ओवरफ्लो पे, आप जाओगे चैट GPT के पास। तो जब आप ये चीज़ें देखोगे ना, आपको चैट GPT कुछ ना कुछ ऐसा नया तो बोलेगा ही जो आपको पता नहीं था, जो आप कर नहीं रहे थे, तो इंसान उससे सीखता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैं इस पर टेस्ट करूंगा, पहले मैं इसको डेवलपमेंट सर्वर पे ही टेस्ट करूंगा, फिर आप मुझे बताना कि इसमें एरर क्या है, ठीक है, इसमें गलती क्या है, मैंने क्या छोड़ दिया इसमें, और अपलोड जो cloudinary.js है उसको मैं कैसे यूज़ करूंगा, मुझे बताना, ठीक है।
तो इससे आपकी जो है ना वो एबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो चलो ठीक है, यहाँ पर रोबोलॉक्स हमने बनाया हुआ था, मैं इसमें एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने रोबोलॉक्स में एक और फोल्डर क्रिएट किया और इसका नाम रखूंगा सर्विस। क्या नाम रखूंगा? सर्विस कंट्रोलर। तो सर्विस कंट्रोलर की जितनी भी एपीआईज है, सर्विस कंट्रोलर की जितनी भी एपीआईज है ना वो इसमें रहेंगी, सर्विस कंट्रोलर में। ठीक है, ओके। और यहां पर ही एक और फोल्डर में बनाऊंगा जिसका नाम होगा यूजर। क्या होगा? यूजर कंट्रोलर। तो यूजर कंट्रोलर, ये जितनी भी एपीआईज है ना इसको मैं बाद में यूजर कंट्रोलर में डाल दूंगा। और ये जो सर्विस है यहां पर आप एक रिक्वेस्ट फिलहाल बना लो, और वो रिक्वेस्ट क्या होगी? वो रिक्वेस्ट होगी हमारी क्रिएट सर्विस। क्या होगी? क्रिएट सर्विस नाम होगा उसका, क्रिएट सर्विस। सही है, क्रिएट सर्विस। तो क्रिएट सर्विस सबसे पहले चेक कर लो आप, क्रिएट सर्विस क्या होगी? क्रिएट सर्विस विल बी एन पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और इसका यूआरएल हमारे पास नहीं है, इसका यूआरएल मत। तो ठीक है, index.js में पहले आपको एक राउट बनाना पड़ेगा सर्विस के रिलेटेड। ठीक है, तो सर्विस के रिलेटेड आप एक राउट बनाओ, सर्विस राउट्स। ठीक है, अब सर्विस राउट्स में क्या होगा? सबसे पहले आपने एक जो है ना एक सर्विस क्रिएट करनी है, तो आप लिखोगे app.post। ओके, app.post स्लैश, ठीक है, यूजर। अब ये कौन सा यूजर है? ये सेलर वाला यूजर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा सेलर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे सेलर। ठीक है, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट सर्विस, ऐसे लिखा मैंने, सेलर क्रिएट सर्विस, ऐसे लिखेंगे सेलर क्रिएट सर्विस। ठीक है, तो ये वाला हमारा राउट होगा। और बताओ इस राउट पर कौन सी हैंडलर चलेगी? इस पर चलेगी हमारा सर्विस, उसका नाम क्या था? सर्विस कंट्रोलर में नाम था क्रिएट सर्विस। ओके, क्रिएट सर्विस। तो ठीक है, इसका नाम है क्रिएट, ठीक है, क्रिएट सर्विस। देखो क्रिएट सर्विस आ गया। तो ठीक है, हो गया app.post सेलर क्रिएट सर्विस। अब ये राउट तो क्रिएट हो गया। ऑब्वियसली अगर इस राउट पर किसी ने पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दी तो क्रिएट सर्विस अपना काम करेगा। ठीक है, यही तो मतलब हमारा भी है ना, यही तो मतलब है। अब हमें क्या करना है? अब जो हम क्रिएट सर्विस पे यहाँ पर मतलब चलो मैं यहाँ से एक राउट कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्रिएट सर्विस में यहाँ पर डाल देता हूँ। बताओ राउट क्या है? राउट है सेलर, ठीक है, स्लैश क्रिएट सर्विस। तो सेलर ने सर्विस क्रिएट कर दी। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या सेंड करना है इसमें? बॉडी, बॉडी में जेसन, जेसन में आपको सेंड करना है इसको बाज़ाब्ता वो सारी चीज़ें। मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को भूल गया वो क्या है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और क्रिएट सर्विस में ऐसे डाल देता हूँ। लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा रीफैक्टर इसको करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इसको प्योर जेसन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्विस टाइटल क्या होगा? सर्विस टाइटल होगा जैसे कि प्लम्बिंग सर्विसेज, ऐसे लिखेंगे प्लम्बिंग सर्विसेज। ठीक है, प्लम्बिंग सर्विसेज, बस इतना ही लिखेंगे फिलहाल। सर्विस टाइटल मान लो इतना ही है। ठीक है, सर्विस टाइटल के बाद दूसरी चीज़ होगी सर्विस का कॉस्ट। चलो सर्विस का कॉस्ट होगा 400। चलो ठीक है, हमने लिखा सर्विस का कॉस्ट है 400। और सर्विस कॉस्ट को हम ऐसे रखेंगे, देखो सर्विस के कॉस्ट को मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगेंगे, लगाई तो इसका मतलब ये एक नंबर होगा। चलो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट में दे देता हूँ 10, इसको हम कर देते हैं 500। ठीक है, चलो 500 और डिस्काउंट मैंने क्या लगा दिया? 10 ये परसेंट है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता परसेंट, क्योंकि उससे डेटा टाइप गड़बड़ हो जाएगी। मैं बाद में वो कैलकुलेशन करूंगा। मुझे किसका? मुझे 10% ऑफ 500, वो कैलकुलेशन मुझे कहाँ पे करनी है? दूसरी जगह। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन में लिखूंगा इसको, वो स्ट्रिंग ही है ना, टाइम ऑफ कंप्लीशन इज अ स्ट्रिंग, तो वो मैं लिखूंगा 1 डे। इसको कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 1 दिन। और रीजन जो है वो मैं लिखूंगा इसको श्रीनगर सिटी। हाँ, रीजन हम क्या लिखेंगे इसको? श्रीनगर। मैंने यहीं से एड्रेस इसमें डाल दिया कि मैं श्रीनगर सिटी में अवेलेबल हूँ। और कैटेगरी जो है ना, कैटेगरी हम इसको लिखेंगे मान लो वाटर वर्क्स। चलो हमने एक ऐसी एक कैटेगरी मैंने बना दी, वाटर वर्क्स। ठीक है, वाटर वर्क स्लैश ऐसे प्लम्बिंग। ओके, इनको टेस्ट करना है, अच्छे से देखना है। चलो ठीक है, ये भी हम कर देते हैं रीजन। अब देखो इसमें कोई एरर है? हाँ, यहाँ पर एक एरर है। हाँ, तो ये प्योर जेसन में मैंने लिखा। अगर मैं इसको भी सेंड कर देता हूं, चलो एक काम करता हूं, मैं पहले मैं यहां पर डिस्काउंट नहीं भेजूंगा। अगर मैं सेंड करूंगा अभी इस रिक्वेस्ट को, तो देखो इसने यहां पर कुछ एरर मार दिया। तो देखते हैं, इसने 400 बैड रिक्वेस्ट इसने भेज दी। ठीक है, इसने क्या भेज दिया? इसने 400, और यहां से पता नहीं कौन सा एरर इसने दे दिया। ये बोलता है सिंटेक्स एरर, टी इज नॉट अ वैलिड जेसन। ठीक है, तो
यानी कि कुछ वैलिड जेसन में इसको नहीं भेज रहा हूँ, चेक करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर इसको 2 भेज देते हैं, 2%। और ये जो हमारा ये सर्विस मॉडल है इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। सर्विस कंट्रोलर में जाके एक और बार इसको जो है ना सेव करते हैं, चेक करते हैं अभी क्या करेंगे। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट एंड यहाँ पर क्रिएट सर्विस। ठीक है, फिर से हम देते हैं इसको सेंड। देखो सेंड किया, इसने दिया सर्वर एरर। अब की बार देखते हैं कि इसको सर्वर एरर क्या था, सर्विस डॉट क्रिएट इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर इसने ये एरर दे दिया। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो सर्विस डॉट क्रिएट इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जरा हम इसको ऐसे करें, न्यू सर्विस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अवेट, तो मैंने इसको क्या किया, अवेट ऐसे सर्विस कर दिया मैंने, न्यू सर्विस इज इक्वल टू अवेट सर्विस। और मैंने सर्विस डॉट क्रिएट नहीं किया, बस ऐसे ही मैंने कर दिया सर्विस डॉट। ठीक है, डायरेक्टली मैंने सर्विस डाल दिया। ठीक है, तो ये तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर से देख लेते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। देखो अब की बार ये हो गई, हाँ ये हो गई। ठीक है, तो क्रिएटेड सक्सेसफुली, पेलोड सब कुछ आ गया। और आप देखो, अब हम देखते हैं कि क्या ये डेटाबेस के अंदर सेव होंगी, वो भी हम चेक करेंगे। हम इसका, अगर ये फॉर एग्जांपल अभी जो ये है ना ये डेटा, देखो ये डेटा जो है ना ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर न्यू सर्विस यहाँ पर क्रिएट हुई, जो क्रिएट सर्विस हुई वही है यहाँ पर ये। तो हम इसको बाद में देखेंगे क्या ये डेटाबेस के अंदर भी इसी फॉर्मेट में सेव है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने इसको बाज़ाब्ता यहाँ पर करना पड़ेगा, न्यू सर्विस डॉट सेव, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अवेट, ठीक है, न्यू सर्विस, ठीक है, डॉट सेव, ऐसे करना पड़ेगा आपको, अवेट न्यू सर्विस डॉट सेव। आपको ये मेथड चलाना पड़ेगा, तब जाके डेटाबेस में सेव होगी। तो ठीक है, फिलहाल मैंने वो सर्विस डॉट क्रिएट नहीं किया। असल में पता है इसमें क्या है, जब आप एक सर्विस क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू यूज क्रिएट वन, क्योंकि जो MongoDB के मेथड्स हैं ना वो बहुत सारे हैं, क्रिएट वन, अपडेट एनी, फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। सारे मेथड्स एक एक करके आपको समझने हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। चलो फिलहाल मैंने एक सर्विस यहाँ पर क्रिएट कर दी। अगर मैं फिर से जाऊँ, देखो देयर इज नो वैलिडेशन कि दैट ये बंदा एक और सर्विस ऐसी क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मैं इसको फिर से सेंड कर दूं तो ये इसने फिर से क्रिएट कर ली है ना। अब बताओ मुझे इसमें क्या क्या एडिशंस आप करोगे। चलो यहां तक तो फिलहाल ही चला। नहीं सर्विस, आपको क्या लगता है कि दैट इसमें क्या क्या मिसिंग है। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सबसे पहले कि जिस बंदे ने इसको क्रिएट किया वो कौन था, उसकी कोई डिटेल ही नहीं है। आप चेक करो, सर्विस तो क्रिएट हो गई, लेकिन क्या सर्विस प्रोवाइडर की कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। मत है क्या ये एक यूजर वैलिड था, क्या ये यूजर था भी कि नहीं, है ना। और दूसरा, ये सर्विस किसके अगेंस्ट आप बांधोगे। चलो इस पर रिव्यूज अभी कुछ नहीं है, अभी ये क्रिएट हुई है, कैटेगरी वैटेगरी सब कुछ आ गई, लेकिन है किसकी भाई ये। तो ठीक है, आपको सर्विस कंट्रोलर में एक बार फिर से जानना पड़ेगा। पहली बात, इस राउट को भी सिक्योर करना पड़ेगा। इट मींस मुझे इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, इज ऑथेंटिकेटेड। अब सर्विस ये जो राउट है ना ये क्या हो गया अब, लेकिन अब मुझे अनिवार्य है क्या सेंड करना, टोकन सेंड करना एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। तो अगर मैं फिर से करूं, ठीक है, अगर मैं फिर से सेंड कर दूं तो ये बोलता है नो टोकन डिटेक्टेड फॉरबिडन। इसका मतलब जब तक एक सक्सेसफुल लॉगिन नहीं होगा ये अब नहीं होगा। तो सेशन मैनेजमेंट इस पर लग गई। देखो एक ही चीज मैंने की, आपने देखा, मैंने सिर्फ इस पर क्या लगा दिया, आगे मिडलवेयर इज ऑथेंटिकेटेड, और इज ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर लगाने के बाद ही आप देख रहे हो कि क्रिएट सर्विस नहीं हो रहा। इट मींस नाउ ये क्या बोल रहा है कि पहले लॉग इन करो। तो ठीक है, हम एक लॉग इन कर लेते हैं। चलो लॉग इन कर लेते हैं। तो ठीक है, हमने लॉग इन कर लिया, लॉग इन सक्सेसफुली। आप देखो, आप थंडर क्लाइंट के कुकीज में एक कुकीज आ गई। तो अगर मैं वापस से क्रिएट सर्विस पे क्लिक करूं, सेंड कर देता हूं, अभी भी बोल रहा है ये नो टोकन डिटेक्टेड। तो ये अब दो चीजें हैं, ठीक है। मान लो अभी आप बैकएंड टेस्टिंग कर रहे हो ना, आपको तो पता है कि फ्रंट एंड में वो एक्सियोस इंस्टेंस इंश्योर करेगी कि दैट टोकन साथ में हो। जस्ट डू वन थिंग कि ये जो आपका सर्विस ये जो index.js है, आपने जो इसमें इज ऑथेंटिकेटेड लगाया है, इज ऑथेंटिकेटेड, इस पे आप एक काम करो। फिलहाल जब तक हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। आप फिलहाल यहाँ पर एक और लाइन लिखो कि कांस्टेंट जो है, आप ये टोकन कहाँ से लेके आओ,
आप ये पैराम्स या क्वेरी से लेकर आप, सो दैट अभी हम टेस्टिंग कर सकें अभी के लिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको लिखूंगा कि चलो तुम क्वेरी में आ जाना, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ये वाली लाइन में फिलहाल के लिए निकाल देता हूं, लेकिन बाद में मुझे प्रोडक्शन में इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इज ऑथेंटिकेटेड, चलो सही है, इज ऑथेंटिकेटेड क्या काम करेगा अभी, वो देखेगा टोकन, लेकिन कहाँ से देखेगा, क्वेरी से, ठीक है। चेक करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं क्रिएट सर्विस को, लेकिन अब की बार हमें इसको क्वेरी में क्या भेजना पड़ेगा, एक टोकन। तो क्वेरी में एक पैरामीटर भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, हाँ, उसका नाम क्या होगा, टोकन, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ये, ठीक है। तो देखते हैं अभी अब की बार भी ये दिखाएगा नो टोकन डिटेक्टेड, नहीं अभी नहीं दिखाया मत, तो इसका मतलब इसने मुझे यहां पर एक्सेस करने दिया जब मैंने इसके साथ क्या सेंड किया, जब मैंने टोकन सेंड किया, तो ठीक है। यानी कि यहां पर सेशन मैनेजमेंट को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फिर से भी सेंड कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे एक और बार ये क्रिएट होगा, लेकिन ये जो आप सेव कर रहे हो, ये जो सर्विस टाइटल, सर्विस कॉस्ट, डिस्काउंट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये चीजें आप क्रिएट कर रहे हो, इसमें आप देखो, इसमें यूजर का कोई भी मतलब ये नहीं है कि मतलब इसमें पता नहीं चलता कि किस यूजर का है, ठीक है। तो हमें वो भी इसमें करना है ऐड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा एक चीज, मैं लिखूंगा कांस्टेंट यूजर आईडी, क्या लिखूंगा, कांस्टेंट यूजर आईडी। बताओ कहां से लाऊं मैं, क्रिएट सर्विस के पहले एक मिडलवेयर है, उस रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, समझ आया कहां से ली मैंने, है ना, कहां से, इज ऑथेंटिकेटेड से, ठीक है। यूजर आईडी हमारे पास आ गई, नाउ वी हैव टू फाइंड एन यूजर, हमें अब यूजर ढूंढना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ठीक है, हम यूजर को ढूंढते, तो कांस्टेंट फाइंड यूजर, आप यूजर को ढूंढो, ठीक है। तो कैसे ढूंढोगे आप, अवेट, ठीक है, यूजर, अब ये यूजर कौन है, ये यूजर मॉडल है, यूजर डॉट फाइंड वन, या फाइंड बाय आईडी कर लो, ठीक है, फाइंड बाय आईडी, और उसमें आप यूजर आईडी पुश करो, तो इससे आपको एक तरह से एक यूजर मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, बताओ अब वैलिडेशन देखो, क्या अगर यूजर नहीं है, ठीक है, इफ नॉट, अगर इसको ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, अगर नहीं है, अगर यूजर नहीं मिला तो तुम क्या कर लेना, तुम बोलना मैसेज हैंडलर, हाँ, तुम मैसेज हैंडलर चला लेना, मैसेज हैंडलर के अंदर बोलना रेस, ठीक है, और रेस में क्या बोलोगे, रेस 404, ठीक है, यूजर नहीं है, मेरे डेटाबेस में कोई ऐसा यूजर है ही नहीं, और मैसेज क्या होगी, मैसेज होगी यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है ना। और उसके बाद पेलोड में तो कुछ होगा ही नहीं, तीसरा पैरामीटर तो है ही नहीं, लेकिन ये हम रिटर्न कर देंगे, फिर हमें वो आगे सब चीजें लेने की जरूरत है ही नहीं। इस तरह से हमने कोड एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, दैट मीन्स हम अभी सिर्फ यूजर आईडी मांग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो इससे पहले वाला इज ऑथेंटिकेटेड है ना, उसमें टोकन होगा, वो रिजॉल्व होगा, वहां से यूजर आईडी निकलेगी, उस यूजर आईडी के ऊपर हम यहाँ पर यूजर को ढूंढेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर यूजर है कि नहीं, इससे इंश्योर हो जाएगा कि दैट कोई बहरूपिया नहीं घुस गया हमारी इसमें। अगर हमारी डेटाबेस में उस यूजर का कोई डिटेल ही नहीं होगा तो हम बोलेंगे तुम हो ही नहीं कोई, ठीक है, ओके। और यानी कि अगर वो आईडी, वो यूजर आईडी अगर हमारे डेटाबेस में नहीं होगी, उसके बाद में ये काम आगे होगा। अब ठीक है, अब हमने यूजर को ढूंढ लिया, चलो हमने यूजर को ढूंढ लिया, एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे नाम रखूं, यूजर सिंपली, हाँ ऐसे नाम रखता हूं इसको यूजर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में। देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर की आईडी चाहिए, क्या चाहिए, वो तो मैं पहले भी निकाल सकता था, वो तो मैं पहले भी मेरे पास थी, लेकिन पहले मैंने चेक किया कि ये यूजर है हमारे डेटाबेस में कि नहीं। अब इसी यूजर की जो आईडी है ना, वो भी मुझे इस न्यू सर्विस के टाइम पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने सर्विस मॉडल में कहा था, ठीक है। सर्विस मॉडल में मैंने लिखा है कि दैट सर्विस प्रोवाइडर इज समवन, जो कौन है, जो खुद एक यूजर ही होगा, तो मुझे सर्विस प्रोवाइडर में एक आईडी डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये कैसे देंगे, हाँ एग्जैक्टली, देखो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, सर्विस कंट्रोलर में जाके जब आप एक नई सर्विस क्रिएट कर रहे हो, सर्विस टाइटल के बाद आप ले लो सर्विस प्रोवाइडर, इसमें आप ऐसे लिखो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, यूजर की कौन, यूजर की अंडरस्कोर आईडी, तो ऐसे आपने लगा दिया, और यहां पर इसके बाद कॉमा। तो अब जो नई सर्विस क्रिएट होगी ना, उसमें यूजर की सर्विस प्रोवाइडर की आईडी होगी, ठीक है। तो पहले वाले जो हमने क्रिएट किए ना, ये जो हम अभी क्रिएट सर्विस कर रहे थे, इसमें था सर्विस टाइटल, इसमें था सर्विस कॉस्ट, इसमें सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं था, इसमें सर्विस प्रोवाइडर नहीं था। लेकिन अब अगर मैं सेंड कर दूं कुछ, अब देखो अब सर्विस प्रोवाइडर की आईडी भी आ रही, इट मींस कोई है 16C7F, कौन है
16C7F, जो असल में ये प्लम्बिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर भी आ गए। इससे पहले आपने देखा सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता था। ठीक है, अब पता है ये क्या है, ये एक आईडी है ना। ये कौन सी आईडी है? इट्स अ मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, है ना। तो ये एक बीसन आईडी है। इसकी रिलेशनशिप किसके साथ है? यूजर्स के साथ। तो ये बहुत अच्छी चीज है। यहां पर आपने यहां पर एक सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हमें सीधे पता चलेगा कि टाइटल क्या है, प्रोवाइडर कौन है। हालांकि हमें अभी नहीं पता प्रोवाइडर कौन है, हमें सिर्फ प्रोवाइडर की आईडी पता है। लेकिन इस प्रोवाइडर की आईडी से आप सारा का सारा यूजर डिटेल ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर मैंने एक की सेव रखी, एक आईडी मैंने सेव रखी। यहां पर इस की को मैं कह सकता हूं कि दैट इट्स अ फॉरेन की। क्या कह सकते हो आप? फॉरेन की। फिर इस फॉरेन की मदद से आप यूजर डिटेल्स निकाल सकते हो। सारी की सारी यूजर डिटेल्स तो मैंने सेव नहीं रखी ना सर्विस प्रोवाइडर में। मैंने सर्विस प्रोवाइडर की सारी चीजें यहां पर सेव नहीं रखी, मैंने सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का आईडी यहां पे सेव रखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझो। तो समझ गए आप? तो पहले मैंने यूजर निकाला, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा अगर यूजर नहीं होगा हमारे डेटाबेस में तो बोलना यूजर नॉट फाउंड और रिटर्न कर लेना, यानी कि फिर ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है, अगर यूजर होगा तो फिर ये सब काम कर लेना और एक नई सर्विस क्रिएट करना। और नई सर्विस के अंदर फिलहाल टाइटल, प्रोवाइडर, कॉस्ट, डिस्काउंट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, रीजन एंड कैटेगरी में डाल रहा हूं। अभी क्या क्या चीजें मिसिंग है? कौन कौन सा यूजर? तो फिर क्या फायदा आया यूजर को अलग जगह पे सेव रखने का? नहीं, ये इस तरह से मत रेफरेंस क्रिएट होगा। वी आर क्रिएटिंग रेफरेंसेस। हमें डेटाबेस को एफिशिएंट बनाना है। हम सर्विस प्रोवाइडर के अंदर सिर्फ उसकी आईडी सेव रखेंगे। अब आप कह रहे हो कि ठीक है हमारे पास तो पूरा का पूरा यूजर ही अवेलेबल है, तो पूरा का पूरा यूजर ही डाल दो। लेकिन आपने सर्विस मॉडल के अंदर इसकी टाइप क्या रखी है सर्विस प्रोवाइडर की? आपने इसको सिर्फ बोला है कि ये एक ऑब्जेक्ट आईडी होगी, है ना। और आपने इसको बोला कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आईडी होगी और इसका रेफरेंस यूजर के साथ होगा। यानी कि जब मुझे जरूरत होगा, जब मैं सर्विसेज को गेट करूंगा, जब मुझे सर्विस प्रोवाइडर का नाम चाहिए तब मैं ये मतलब रेफरेंस का इस्तेमाल करूंगा, नॉट एवरी टाइम। नहीं, ये जो है ये सही चीज है जो मैंने यहां पर किया ना, इसको आप ऐसे ही करते हो। ठीक है, वो जो आप कह रहे हो ना कि वो जो बेसिक लॉजिक आप लगा रहे हो कि दैट हम पूरे का पूरा सर्विस मतलब एक यूजर ही यहाँ पे डाल दें तो हमें सर्विस प्रोवाइडर में सारे डिटेल रहेंगी यूजर की। लेकिन आपको पता है जब आप कल को एक सर्विस फेच करोगे, बताओ उस सर्विस के साथ किस किस चीज का डेटा होगा? एक तो खुद सर्विस डेटा होगा और दूसरा फिर यूजर का भी डेटा होगा। इट मीन्स आप दो मॉडल्स को एक तरह से फेच कर रहे हो। अपने डेटाबेस से आप दो कलेक्शंस को फेच कर रहे हो, तो वो उससे जो है ना, उससे डेटाबेस के ऊपर ओवरहेड बढ़ेगा। ये हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक सिस्टम बना रहे हैं कि जो एक एफिशिएंट सिस्टम होगा, है ना। कल को जब आप इंटरव्यू में जाओगे वहां पर डीएसए क्यों पूछते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सो दैट आप उनके लिए एफिशिएंट सिस्टम्स को डिजाइन कर सको। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल यहां पर इसको देख लेते हैं। तो मैंने एक सर्विस क्रिएट की। अब सर्विस क्रिएट करने के टाइम पे मैं ये सारी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर सेव रख रहा हूं। अब एक नजर मारते हैं सर्विस मॉडल के ऊपर। टाइटल गया, हाँ, प्रोवाइडर भी गया, सर्विस कॉस्ट भी गया, इज एक्टिव नहीं, डिस्काउंट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, रीजन्स, ये सब गया। रिव्यूज एरे होगी खाली। देखो रिव्यूज एक खाली एरे है क्योंकि वो बाद में होगा। और क्रिएटेड ऑन और अपडेटेड ऑन ये भी चला गया। एक काम करते हैं, ये जो इज एक्टिव है इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप है बूलियन। अगर मैं इसमें कुछ और चीजें चेंज करूं, लाइक मैं इसमें लिखूं डिफॉल्ट, क्या लिखेंगे? डिफॉल्ट। मैं चाहता हूं कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना वो जाए फॉल्स। क्या जाए? डिफॉल्ट वैल्यू इसमें फॉल्स जाए। तो इज एक्टिव क्या ये? अगर मैं एक और सर्विस क्रिएट करूं, अभी मान लो मैंने एक और सर्विस क्रिएट कर दी, देखो उसमें इज एक्टिव क्या आएगा? फॉल्स। तो ये एक एट्रीब्यूट हमने और ऐड कर दी। और कोई लगता है आपको जो है यहाँ पर? अभी सिर्फ पिक यूआरएल्स रह गई, है ना, सिर्फ पिक, यानी कि अब हमें एक और हैंडलर क्रिएट करना है जिसमें हम इमेजेस बहुत सारी अपलोड करेंगे और उनके यूआरएल्स भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, लेकिन वो अलग से होगा, वो इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल देखो हमने बहुत सारी सर्विसेज क्रिएट की, लेकिन ड्यूरिंग द टेस्टिंग हमने कुछ ऐसी भी सर्विसेज क्रिएट की थी जिसमें ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं था। एंड कुछ सर्विसेज हमने क्रिएट की जिसमें इज एक्टिव, ट्रू, इज एक्टिव था ही नहीं, उसमें इज एक्टिव तो था ही नहीं। चलो ये सही है। अब चलो एक और हैंडलर बनाते हैं, एक और हैंडलर बनाते हैं सर्विस कंट्रोलर के अंदर ही। अब हम करते हैं काम, हम सारी की सारी सर्विसेज को गेट करते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट गेट ऑल सर्विसेज। क्या लिखेंगे? गेट ऑल सर्विसेज।
तो इस गेट ऑल सर्विसेज के लिए हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे ऑब्वियसली। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स में लिखता हूँ जल्दी से, ठीक है, एक ट्राई कैच ब्लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एरर। कोडिंग जो है ना, जब रिपीटिशन होता है ना कोडिंग में बहुत ज़्यादा, तो इंसान थोड़ा सा मतलब हो जाता है कुछ टाइम के लिए, मतलब तंग आ जाता है। लेकिन एक चीज़ करनी चाहिए, उस वक्त थोड़ा सा बाहर घूमो, आधा घंटा वापस आ जाओ, फिर से करो। आप ये याद करो कि दैट आपके पापा जो है वो भी पिछले 30-20 साल से वही काम कर रहे हैं। तो वो उनका क्या है हिसाब किताब, सुबह जाते हैं ऑफिस, तुम जास ना तो काम कर रहा है, वो भी वही काम कर रहे होंगे रिपीट पे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, हमें मैसेज हैंडलर भी चलाना है, ठीक है, मैसेज हैंडलर। और मैसेज हैंडलर में रेस 500 और सर्वर एरर, ठीक है, सही है। तो गेट ऑल सर्विसेज, ठीक है, गेट ऑल सर्विसेज, ठीक है। अब गेट ऑल सर्विसेज में देखो पहले क्या करेंगे, हमें अभी कोई यूज़र देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये गेट ऑल सर्विसेज के ऊपर मैं इज ऑथेंटिकेटेड लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या ये सर्विस को, मतलब ये जो ये कंट्रोलर है ना, इस कंट्रोलर को कौन कॉल कर रहा है, उसके लिए मैं इसके ऊपर इज ऑथेंटिकेटेड तो लगाऊंगा ही, लेकिन मुझे कोई भी इसमें नहीं चाहिए ये। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट सर्विस, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सर्विसेज, ऐसे लिखेंगे कॉन्स्टेंट सर्विसेज इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, किस पर हम ढूंढेंगे, किस मॉडल, ये किस मॉडल का होगा, सर्विस मॉडल पे, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट सर्विसेज इज इक्वल टू अवेट सर्विस, और इस पर कर देंगे हम फाइंड। देखो इसमें होता है फाइंड वन, अगर आप फाइंड वन करोगे तो आप किसी एक सर्विस को ढूंढ रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली फाइंड लगा देंगे, सिंपली फाइंड, ओके, फाइंड, ओके। और अगर आपने कोई लाइक जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं ना कि फाइंड यूजर वेयर, हम वेयर क्लॉज लगाते हैं ना, वो वेयर क्लॉज आप यहाँ पर इस बिटवीन लगा सकते हो। आप इसमें लिख सकते हो ऐसे कि जहाँ पर कैटेगरी होगी प्लम्बिंग, तो ये सिर्फ प्लम्बिंग वाली चीज़ें ढूंढेगा, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जहाँ पर कैटेगरी क्या होगी, जहाँ पर, लेकिन आपको प्रॉपर वही देनी है, वही कैटेगरी सेम टू सेम जो डेटाबेस में होगी, कीवर्ड नहीं लगा सकते, सेम कीवर्ड सेम। यानी कि अगर क्रिएट सर्विस में मैंने क्या रखी थी यहाँ पर कैटेगरी वाटर वर्क स्लैश प्लम्बिंग, बराबर यही होनी चाहिए, बराबर कोट टू कोट यही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सिंपली फाइंड कर रहा हूँ। तो फाइंड जब आप करते हो तो सारी मिल जाएंगी। अगर आप करोगे फाइंड वन तो पहला मिलेगा, फाइंड वन। अगर आप ऐसे लिखोगे फाइंड वन तो आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, जो पहली होगी स्टार्टिंग में, जो सबसे एक सर्विस आपको मिलेगी, फाइंड वन। लेकिन अगर आप इसमें भी एट्रीब्यूट डाल देते हो कि जहाँ पर सर्विस टाइटल ये होगा तो आप वही देगा आपको, लेकिन एक ही मिलेगी आपको। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जस्ट फाइंड कर रहे हैं, और फाइंड के अंदर हमने कोई भी मतलब ये नहीं डाला, क्लॉज नहीं डाला, कोई भी वेयर क्लॉज हमने नहीं डाला, तो इसका मतलब ये हमें सारी की सारी सर्विसेज ढूंढ के देगा। तो हम लिखेंगे इफ सर्विसेज, यानी कि अगर ये हुआ, यानी कि अगर इसने कुछ रिटर्न किया, बिकॉज इट्स अ प्रॉमिस, अगर इसने कुछ रिटर्न किया तो कुछ नहीं, तुम एक मैसेज हैंडलर चला लेना, ओके। उस मैसेज हैंडलर के अंदर लिखना रेस, ठीक है, कॉमा 200 कॉमा, ठीक है, ऑल सर्विसेज, ऐसे लिखेंगे ऑल सर्विसेज, ठीक है, कॉमा लगा के पेलोड में आप भेज दोगे सर्विसेज, ठीक है। तो आपने पेलोड में भेज, देखो इतना ही मैंने किया, और बात की यहाँ पर रिटर्न भी लगा देंगे। वैसे भी रिटर्न लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ और कर भी नहीं रहे, ठीक है। तो चलो इसको जो है ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, तो ठीक है। मैं इसमें अभी आप देखोगे ना, इसको हम ही यहाँ पर जैसे हमने क्रिएट सर्विस किया, हम यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा गेट ऑल, क्या होगा, गेट ऑल सर्विसेज। तो ठीक है, गेट ऑल सर्विसेज, और क्रिएट सर्विस में जाके या हम ऐसे इंडेक्स में जाके इससे ये राउट चोरी कर लेते हैं और गेट ऑल सर्विस में ये राउट डाल देते हैं। इट विल बी एन गेट रिक्वेस्ट, हाँ, ये भी क्या होगी, ये भी गेट रिक्वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका हमने कोई राउट नहीं क्रिएट किया, तो ठीक है, इस एक राउट भी क्रिएट करते हैं, ऐप डॉट गेट। तो ठीक है, सारी की सारी जो है ना सर्विसेज हमें दे दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे सर्विसेज स्लैश ऑल, क्या लिखेंगे, सर्विसेज स्लैश ऑल। तो इसके ऊपर भी मैंने इज ऑथेंटिकेटेड चलाना है, सो दैट अगर आपने इसकी क्वेरी के साथ अगर आप टोकन नहीं भेजोगे तो ये चलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गेट ऑल सर्विसेज, देखो गेट ऑल सर्विसेज, ठीक है, ये इंपोर्ट भी हो चुका होगा। तो
मैंने ऐसे किया ऐप डॉट सर्विसेज ऑल, तो बताओ गेट ऑल सर्विसेज में आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्विसेज स्लैश ऑल, तो ठीक है गेट रिक्वेस्ट करते हैं, तो सेंड बोलता है नो टोकन फाउंड, ऑब्वियसली हमने इसमें टोकन नहीं भेजा तो टोकन हमें भेजना पड़ेगा, और चलो एक काम करते हैं क्रिएट सर्विस से ही ये टोकन जो है इसको उठा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे, सही है, सेंड कर देंगे। देखो आपकी बार इसने मुझे सारी वो सर्विसेज दे दी, देखो कितनी सर्विसेज हमने क्रिएट की है। पेलोड के अंदर आपको मिला इज एक्टिव फॉल्स, इज एक्टिव फॉल्स, इज एक्टिव फॉल्स, ठीक है, सब को एक्टिव, देखो कुछ है जिसमें इज एक्टिव फॉल्स नहीं है, उसमें यहाँ पर है, ठीक है, तो सही है, यानी कि लगभग इज एक्टिव तो सब में ही गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें हमें मसला नहीं। देखो आईडी ऊपर आई, ये असल में फिर आता है इसमें, इसके हिसाब से डेटाबेस में जो चीज़ें सेव होती हैं ना वो किससे सेव होती हैं, वो सेव होती हैं क्या बोलते हैं उसका, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, या मे भी पता नहीं इसने क्या यहाँ पर कर दिया, वैसे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होती थी, वो हमें फिर बाद में पता चलेगा कि डेटाबेस में वो किस तरह से होगा। फिलहाल आप देखो सर्विस टाइटल है, इसमें तो सर्विस टाइटल है, इसमें भी सर्विस टाइटल है, इसमें भी सर्विस टाइटल है, बट इसमें सर्विस प्रोवाइडर देखो यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर इन्हीं दो रिक्वेस्ट में हमने सर्विस प्रोवाइडर देखा था, ठीक है, तो ठीक है, बाकी तो सब चीज़ें देखो, ये किसकी आईडी है, ये खुद सर्विस की आईडी है, दिस इज द सर्विस आईडी 811, और ये देखो यहाँ पर सर्विस आईडी है 3E9, और ये जो है सर्विस प्रोवाइडर की आईडी 16C7F 16 इसमें तो है ही नहीं, है ना, सही, तो चलो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है ये कंप्लीट है? मुझे अभी भी लगता है कि ये कंप्लीट नहीं है, मुझे अभी भी लगता है ये कंप्लीट नहीं है। चलो क्रिएट सर्विस भी हो गया, गेट ऑल सर्विसेज भी हो गया, अब आपको दो इसमें और ऐड करने हैं, डिलीट ए सर्विस, कि मान लो चलो आपने कोई सर्विस है उसको डिलीट कर दो बाय यूजिंग आईडी, आप उसकी आईडी ले लो उसको डिलीट कर दो, और इसी तरह से किसी सर्विस को अपडेट करना होगा, मे बी किसी का टाइटल चेंज करना हो, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या बनाओगे, अपडेट ए सर्विस, तो वो मैं बना लूंगा इसमें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि दैट क्रिएट सर्विस में अभी किस चीज की कमी है? मैं बताऊंगा। यूजर तो हमें पता है कि आप इसके अंदर एक यूजर भी चला जाता है ना, लेकिन जरा आप यूजर मॉडल को एक बार देखो, जो आपका यूजर मॉडल था, ठीक है, यूजर मॉडल में यू चेक, यहां पर भी एक सर्विसेज नाम की एक एरे है, ठीक है ना, आपको नहीं लगता इसमें जब हम ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, आपको नहीं लगता ऐसे कि दैट जब एक सर्विस क्रिएट होगी, है ना, जब एक सर्विस क्रिएट होगी तो सर्विस क्रिएट के टाइम पे हम सर्विस प्रोवाइडर की आईडी उसमें डालते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सर्विस की आईडी आपको इस सर्विसेज एरे में डालनी चाहिए? समझ नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूं। देखो यूजर स्कीमा के अंदर ये सर्विसेज क्या है कि दैट ये यूजर कौन कौन से सर्विसेज, कल को आपने देखना होगा, मान लो आप किसी यूजर प्रोफाइल पे जाओगे, आपने देखना होगा कि इसकी कौन कौन सी सर्विसेज है, ठीक है, मतलब इसने कौन कौन सी सर्विसेज क्रिएट की है ना, इसने कितनी सर्विसेज, तो मैंने यहां पर एक सर्विसेज नाम की क्या बनाई है, एक एरे, आप देखो वो किस की एरे है, वो एरे है टाइप ऑफ, मतलब टाइप आईडी की, है ना, और उसको रेफरेंस किसके साथ देखें, सर्विस के साथ। तो मुझे लगता है कि जब आप ये सर्विस क्रिएट करते हो, जो आपने यहां पर ये यूजर ढूंढा, आपने यूजर को भी ढूंढा, तो आपने यूजर के रिव्यूज के अंदर इसको पुश करना होगा, यानी क्या ऐसे, ये काम तो होगा ही होगा, ठीक है, अवेट न्यू सर्विसेज डॉट सेव, चलो ये तो होगा ही होगा, इफ न्यू सर्विस तो ये कर लेना, नहीं, अगर एक नई सर्विस क्रिएट हुई, अगर एक नई सर्विस क्रिएट हुई, तो आपको पता है आपने यूजर ढूंढा है ना ऊपर, यूजर, तो यूजर के रिव्यूज के अंदर, देखो यूजर के अंदर रिव्यूज है, यूजर के अंदर रिव्यूज नाम का एक एरे है, यूजर के रिव्यूज के अंदर पुश कर देना, ठीक है, क्या उसके अंदर सर्विस आईडी पुश कर देना, यानी कि जो आपने नई सर्विस अभी आपने क्रिएट कर दी, इसकी आईडी, ठीक है, तो न्यू सर्विस पुश कर दो उसके अंदर न्यू सर्विस डॉट आईडी। देखो इससे क्या होगा, इससे जब एक सर्विस क्रिएट होगी तो सर्विस की आईडी यूजर के सर्विसेज में चला जाएगा, इससे हमें यह समझ में आएगा कि दैट उस यूजर ने कौन सी सर्विस क्रिएट की है, और यहां से हमें यह समझ में आएगा कि यह सर्विस किस यूजर की है।
सॉरी रिव्यूज में नहीं, हमें किस में पुश करना है, सर्विसेज में, हाँ सर्विसेज में, तो मैंने रिव्यूज में लिखा, ठीक है सर्विसेज, वो ऊपर ही है ना, तो यूजर के सर्विसेज के अंदर पुश कर देना क्या, और यूजर को सेव कर देना, यूजर डॉट सेव, ठीक है, यूजर को क्या कर देना, यूजर को सेव कर देना। और हाँ ये जो है ना ये मेथड, ये यूजर डॉट सेव, इसके ऊपर अवेट लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है सेव जो होता है ना, सेव प्रॉमिस होता है, अलबत्ता इसके ऊपर अवेट लगाने की जरूरत नहीं है। यूजर डॉट सर्विसेज डॉट पुश, पता है क्यों, क्योंकि सिंपल एरे मेथड है, हम इसको बोल रहे हैं कि यूजर के अंदर सर्विसेज नाम की एक एरे है, उसके अंदर पुश कर देना न्यू सर्विसेज डॉट आईडी। तो ये कोई प्रॉमिस नहीं है, इट इज जस्ट एन सिंपल एरे मेथड, है ना। और फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि यूजर को सेव कर देना, ठीक है। अब इससे क्या होगा चेक करते हैं जरा। अभी हम जाए वापस फिर से थंडर क्लाइंट में, और जहां पर आपने लिखा है ना कि गेट यूजर, गेट यूजर, अभी हम एक यूजर को गेट करते हैं, इसको सेंड करते हैं, देखो ये बोलता है कैन नॉट गेट। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है, 404 बोलता है ऐसा कोई यूजर है ही नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, हम ये मैंने डिलीट किया होगा इस यूजर को, ठीक है। लेट अस डू वन थिंग, ये जो ये वाला हमारा सर्विस प्रोवाइडर है ना, हम इसकी आईडी पुश कर देते हैं, देखते हैं ये कौन है, गेट यूजर, ठीक, ओके। अभी चलना भी चाहिए मेथड, क्योंकि मे बी हमने इन मेथड्स के साथ छेड़खानी, नहीं, देखो हमने क्या किया है ना, हमने गेट यूजर में इज ऑथेंटिकेटेड लगाया है ना, तो इसका मतलब हमें टोकन भेजना पड़ेगा, सही है, हमें इसमें नहीं, हाँ क्वेरी में हमें टोकन भेजना पड़ेगा, सही है, क्योंकि ये पुराना मेथड था कि जब हम इस पे ये सेंड करते थे, जब हम पैराम सेंड करते थे, ठीक है, हमें सिर्फ क्वेरी में क्या भेजना है, टोकन भेजना है, ठीक है। चलो देखो ये कौन बंदा है, इज एक्टिव फॉल्स, इसका रोल क्या है, कस्टमर, क्रिएट कब हुआ है, इसकी इसी की आईडी है 16C7F, ये जिसका नाम है इरफान यूसुफ 36, और इसका पासवर्ड भी देख लो। अभी चेक करो क्या इसका कोई ऑर्डर है, इस यूजर का कोई ऑर्डर है, क्या इस यूजर ने कोई सर्विस क्रिएट की है, नहीं। क्या इसके कुछ रिव्यूज है, क्या इसको किसी ने रिव्यू दिया है, नहीं, इसको किसी ने रिव्यू भी नहीं दिया है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसने अभी कितनी सर्विसेज क्रिएट की वहां पर, वो डेटा इस एरे में क्यों नहीं है, क्योंकि आपने मेथड नहीं लिखा था, है ना। तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल, अब अगर हम यहां पर फिर से क्रिएट सर्विस करें, चलो अब मैं फिर से एक क्रिएट सर्विस करता हूं, ठीक है, अब मैं फिर से क्रिएट सर्विस करता हूं, सेंड, देखो सर्विस क्रिएट हो गई, बट एट द सेम टाइम अगर मैं गेट यूजर को फिर से कॉल करूं, इसकी सर्विसेज में एक आईडी होगी, बताओ ये किसकी आईडी है, इसे CC39, सर्विसेज में एक आईडी है CC39। जरा हम यहां पर जाए गेट ऑल सर्विसेज में देखेंगे CC39 क्या है, चलो भाई CC39, हाँ इसको ढूंढो, CC39 ये वाली सर्विस है। देखो ये डबल साइड की रिलेशनशिप है यहां पर जो मैंने क्रिएट की, एक तरह से आप देखो इसका सर्विस प्रोवाइडर है 16C7F, यानी कि वही इरफान यूसुफ, एंड एट द सेम टाइम ये जो हम गेट यूजर करते हैं उस वक्त हमें ये भी पता चल जाता है कि देखो सर्विसेज में किसकी आईडी है, सर्विस की, और सर्विस वहां पर सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर में किसकी आईडी है, यूजर की। तो आया समझ, तो यही मैं आपको समझा रहा था कि दैट ये अभी इसमें सर्विस कंट्रोलर में अभी भी कमी है ना। तो ठीक है, हमने एक यूजर निकाला पहले रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी से, बाद में हमने यूजर को फाइंड किया, अगर यूजर नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड, उसके बाद हमने वो एट्रीब्यूट्स ले लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, उनके ऊपर वैलिडेशन लगाई, वैलिडेशन के बाद हमने एक नई सर्विस क्रिएट कर दी, फिर हमने सर्विस मॉडल को सेव कर दिया, फिर हमने बोला कि अगर नई सर्विस क्रिएट हो जाए तो तुम यूजर के सर्विसेज के अंदर पुश कर देना एक नई सर्विस की आईडी, और फिर यूजर को भी सेव करके बोल देना मैसेज हैंडलर में क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखो अगर मैं एक क्रिएट सर्विस कर दूं एक और, मान लो चलो अब की बार मैं इसको लिखूंगा प्लम्बिंग सर्विस नहीं, मैं इसको लिखूंगा इलेक्ट्रिशियंस, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन सर्विस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक सर्विसेज ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्विसेज, और चलो इसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, इसकी कॉस्ट कर देते हैं 600, और इसमें हम डिस्काउंट देंगे 5% का, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, इसमें ये भी चेंज कर देंगे, इसको लिखेंगे कॉमा इलेक्ट्रिक, हाँ, उसमें ऐसे डाल देंगे, ठीक है। तो कैटेगरी, अब अगर मैंने ये सर्विस क्रिएट कर दी, देखो ये सर्विस क्रिएट हो गई है ना, और इसमें देखो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, चलो ये भी सही है, सर्विस प्रोवाइडर भी आ गया। एक काम करते हैं, अब हम यूजर में देखते हैं क्या यूजर के अंदर एक और आईडी आ गई होगी, सेंड कर दो, देखो एक और आईडी आ गई, ठीक है, इसका मतलब सर्विसेज के अंदर एक और आईडी आ गई CC42,
अगर हम सर्विसेज को देखें, क्या इसकी भी आईडी थी CC42? हाँ एग्जैक्टली, देखो इस सर्विस की भी आईडी क्या थी, CC42, एंड वही किस में चला गया, वही यूजर के सर्विसेज के। यानी कि आप इसका मतलब ये हुआ कि दैट इस यूजर के कितने सर्विसेज हैं, 2। ठीक है, इस यूजर के कितने सर्विसेज हैं, 2। इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। ठीक है, अलबत्ता सर्विसेज कितनी है, सर्विसेज हमने बहुत सारी क्रिएट की, उसमें से कुछ सर्विसेज हैं जो हमें फिर डिलीट करनी पड़ेंगी क्योंकि उनमें ये रिलेशनशिप्स नहीं थी। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं।